हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही एनसीईआरटी बहुत ही बेहतरीन सेशन में एनसीईआरटी सेशन में। चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग शुरुआत करते हैं, चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत करते हैं, जिसका चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर नंबर 8 का नाम है मानव मानव पर्यावरण। क्या नाम है? मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 8वें चैप्टर के पे हैं। इसके उपरांत हम लोग का 9th चैप्टर होने वाला है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्लास 7 को समाप्त करेंगे और इसके उपरांत हम लोग क्लास 8 की ज्योग्राफी की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको फिनिश करने के उपरांत हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए तो सभी लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों को शेयर कर देंगे, और जितने लोग हैं बढ़िया से नोट्स बकायदा, मैं तो प्रॉपर आपको मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन और जो मैं बातों को खास कर नोट कर रहा हूँ उससे आप लोग बढ़िया से नोट करते चलिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए कहता है अमेजन बेसिन में जीवन, यानी अमेजन बेसिन में जीवन कैसा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कहता है अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। कितना? 8.2 की बात कर रहा था, यानी इस मानचित्र को देखने की बात करता है। चित्र 8.2 में दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन है। कहाँ है? तो प्रश्न आता है अमेजन कहाँ है, तो बोलेंगे सर दक्षिण अमेरिका में। पहली बात हम लोग ये नोट कर लेंगे कि अमेजन कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में है। और क्या कहता है, ध्यान दें कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु यह है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में कौन है, तो बोलेंगे सर उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहाँ रहते हैं, तो बोलेंगे सर उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित होता है। पहली बात हमने नोट कर लिया कहाँ कि सर उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहाँ है, तो बोलेंगे सर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। कितना? तो कर्क रेखा आपको पता होगा कि सर कर्क रेखा कितना होता है, तो बोलेंगे सर कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हमारा कौन होता है, तो मकर रेखा होता है। ये रेखा अगर देखा जाए तो ये रेखा हमारा क्या है, तो मकर रेखा में गिनती होगी। कौन सी होगी, तो बोलेंगे सर ये हमारा मकर रेखा में गिनती होगी। ठीक है, चलिए ध्यान देगा, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या कहता है, इस पॉइंट को हमने नोट कर लिया, आगे बढ़ेंगे। कहता है क्या, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य में, क्या कहता है कि भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री है, तो कहता है भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। किस भाग को कहते हैं, तो कहते हैं भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच वाले जो भाग है उसे भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे तो कहता है 10 डिग्री उत्तर, जब पहले 0 डिग्री हम लोग देखते हैं तो ये हमारा इक्वाडोर जो मिल रहा है ये हमारा 0 डिग्री है, और इसके उपरांत ये कौन है, वेनेजुएला के ऊपर हमारा 10 डिग्री उत्तर हो गया है ना, और 10 डिग्री हमारा क्या हो गया, दक्षिण हो गया। ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, ये हम लोग अमेजन की बात करें, दक्षिण अमेरिका की बात करें। ठीक है, तो ये वाला जो इसका एरिया हो गया, ये वाला जो इसका एरिया हो गया, तो ये एरिया किसका है, तो बोलेंगे सर ये इसका कौन सा एरिया होगा, तो बोलेंगे सर भूमध्य रेखीय प्रदेश में इसकी गिनती होगी। कहाँ बोलेंगे, तो बोलेंगे सर भूमध्य रेखीय प्रदेश में इसकी गिनती होगी। और यहाँ पर क्योंकि ये 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री कहाँ है, तो बोलेंगे सर 10 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश में है, और 10 डिग्री ये कौन सा है, तो बोलेंगे सर दक्षिणी अक्षांश में। ध्यान देने वाली बात ये है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये 0 डिग्री, ध्यान दिएगा 0 डिग्री क्या बोलेंगे, अब ये तो हमारा भूमध्य रेखा है, क्या है, ये कौन सा रेखा हो गया, तो बोलेंगे सर ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया। और यहां से 10 डिग्री, 0 से 10 डिग्री उत्तर, 0 से 10 डिग्री दक्षिण, ये बीच के जो भाग होंगे उसे भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं आगे। आगे क्या कहता है, कहता है अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। तो अमेजन नदी किस प्रदेश से होकर बहती है, तो बोलेंगे सर अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर बहती है। और अगर मैं इसको थोड़ा मैं क्लीन कर दूं थोड़ा, है ना, आइए अगर हम अमेजन नदी की बेसिन की अगर बात करें, तो अमेजन नदी की अगर बात करें तो कहाँ पर बहती है, तो ये रहा हमारा अमेजन नदी। इस तरह से क्या होता है, निकलते हुए ये पूरा जो फैलाव है किसका है, तो अमेजन नदी का ही
क्या है? तो फैलाव है। ये जो हमारा बड़ा सा दिख रहा है ना अमेजन नदी का है, ये क्या है? तो फैलाव है। तो कहता है कि अमेजन नदी कहाँ पर है? तो बोलेंगे सर अमेजन नदी का अगर बोला जाएगा तो कहाँ बोलेंगे सर? भूमध्य रेखीय प्रदेश में अमेजन नदी का बहाव होता है या विस्तार होता है। अमेजन नदी कहाँ से होकर बहती है? तो बोलेंगे सर अमेजन नदी जो है कहाँ से होकर बहती है? तो बोलेंगे सर भूमध्य रेखा से होकर अमेजन नदी बहती है। कहाँ से? तो भूमध्य रेखा से होकर अमेजन नदी बहती है। कहते ध्यान दें कि यह पश्चिम में, ध्यान देना, पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है, इस बात पे ध्यान देने वाली बात है। कहता है क्या? पूर्व में पहुंचती है अंध महासागर में। कहां से? तो पश्चिम में पर्वतों से निकलती है अमेजन नदी, और कहां पर? तो पूर्व में अंध महासागर में पहुंच जाती है। कहां पे? तो बोलेंगे सर अंध महासागर में पहुंच जाती है। ठीक है, चलिए। कहता है ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उस नदी का मुहाना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नदी का मुहाना कहते हैं। लिखिएगा ध्यान से कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। यानी कोई नदी है, जब बह रही है कोई नदी, तो क्या होगा? जिस स्थान पर किसी दूसरे जल राशि से मिले, किसी दूसरी राशि से जब मिलती है, यानी जल राशि से जब मिलती है, तो वहां पर जब जाकर मिलती है, जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। है ना? एनसीईआरटी की एक बात को क्लियरिफाई करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। तो अमेजन बेसिन का निर्माण तो ऐसे ही होगा नहीं, मतलब अमेजन के अलावा इसकी जितनी सहायक नदियां होती है, इन सभी के मिलने से जो जो जगह का निर्माण होता है, जिस स्थान जिस स्थलाकृति का निर्माण होती है, उसे हम कहते हैं बेसिन। क्या बोलते हैं? अमेजन बेसिन। यानी सिर्फ अमेजन बेसिन की बात ही नहीं, अगर बात करें कोई बड़ी नदी जब लंबी यात्रा करती है तो उसके बीच में जितनी सहायक नदियां जो बीच बीच में आती है और एक लंबी विस्तारित बड़ा सा जाल फैलाती है, तब उसे हम बेसिन का कहते हैं। उसे क्या मतलब? उसे हम बेसिन कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि अमेजन नदी बेसिन की अगर बात करें तो अमेजन नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भाग, कहाँ कहाँ? तो ब्राजील, पेरू, है ना, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। यानी ये कहाँ कहाँ से अपवाहित होगी? तो बोलेंगे सर ब्राजील हो गया, पेरू हो गया, है ना, बोलीविया हो गया, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया और वेनेजुएला, ये कुल मिलाकर मुख्य रूप से 6 जगहों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए हमने क्या क्या बोला कि सर अमेजन नदी बेसिन कहाँ कहाँ? तो बोलेंगे सर ब्राजील हो गया, पेरू हो गया, इक्वाडोर हो गया, बोलीविया हो गया, कोलंबिया हो गया और आपको वेनेजुएला हो गए। इन सब भागों में प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि जब स्पेन के अन्वेषक यानी रिसर्चकर्ता ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेडगियर, क्या नाम है? हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें क्या बोला? तो प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। ठीक है, ये अमेजन नदी के नाम के बारे में चर्चा था कि अमेजन नदी का नाम अमेजन कैसे पड़ा था। ठीक है, चलिए ये आपको क्या हो गया? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और आपको ब्राजील, इन सब मिल करके क्या बनाता है? तो अमेजन बेसिन का निर्माण होता है। यानी अमेजन बेसिन सिर्फ अमेजन के कारण नहीं, बल्कि अमेजन बेसिन अमेजन की सहायक नदियों के माध्यम से बनती है। और ये किन कौन से देश? तो बोलेंगे सर ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला से मिलकर मतलब इन स्थानों से मिलकर अमेजन नदी का बहाव होता है और यहाँ पर उनकी निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। कहते हैं सहायक नदियां किसे कहते हैं? इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा फिर से रिवीजन करते चलेंगे। कहता है छोटी नदियां होती है, यह छोटी नदी होती है जो मुख्य नदी से मिलती है। यानी जो छोटी छोटी नदियां बड़ी नदियों से जाकर मिलती है, तो वो छोटी नदी क्या होती है? सहायक नदी कहलाती है बड़ी नदी की।
मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस स्थान के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। इस सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विश्व का सबसे बड़ा बेसिन कौन है, तो बोलेंगे अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कहलाता है। अमेजन बेसिन क्या है, तो बोलेंगे सर विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्षा वन के बारे में पढ़ते हैं। सर ये वर्षा वन क्या होता है, ठीक है। अमेजन के बारे में समझ में आ गया कि अमेजन किन किन देशों से होकर बहती है ना, इनमें किन की मतलब सहायक नदियों से मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ ली है, ठीक है। चलिए कहता है क्या, इसको हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा इसको और इसको हम लोग देख लेते हैं। कहता है क्या, वर्षा वन क्या होता है, जरा समझिए। कहता है वर्षा वन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन यानी बहुत घने जंगल की बात कर रहा है, सघन वन उग जाते हैं। क्या कहता है, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण, वर्षा वन क्या है, जहां अत्यधिक वर्षा होगी, तो जब वर्षा होगी तो जिसके कारण वहां पर बहुत घने जंगल या वन का निर्माण हो जाता है, जो 8.3 में अमेजन वन के बारे में देख सकते हैं। यहां पर बहुत घने घने जंगल का निर्माण हुआ है। कहता है क्या, वन इतने सघन होते हैं, ये वन जो होते हैं, कहते हैं वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है। यानी इतने सघन होते हैं कि पत्तियां और शाखा मिलकर लगता है छत का आकार ले लिए, मतलब छत जैसा आकार बन जाता है, ठीक है। जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड एवं ब्रोमिलॉइड पैदा होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि परजीवी के रूप में, यानी क्या बोलता है कि परजीवी पौधों के रूप में, परजीवी पौधे तो कौन से हैं, परजीवी पौधे के रूप में यहाँ ऑर्किड एवं ब्रोमिलॉइड पैदा होते हैं। तो ये दो पौधे के बारे में हमने आज नाम सुना, और क्या नाम हमने सुना कि एक होता है ऑर्किड और दूसरा होता है ब्रोमिलॉइड। और ये दोनों कैसे हैं, तो बोलेंगे सर ये दोनों कैसे हैं, तो बोलेंगे सर ये दोनों परजीवी पौधे हैं। यानी बिना, अब यहां पर क्या सर, इसमें उगने का खासियत क्या है, तो उगने की खासियत यहां पर यह है कि बिना रोशनी के, बिना सूर्य के प्रकाश के भी अपना ये ग्रोथ कर सकते हैं। कौन कौन से पौधे, तो ऑर्किड और ब्रोमिलॉइड। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं ब्रोमिलॉइड के बारे में। कहता है ब्रोमिलॉइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। जैसे कहता है क्या, मेढक जैसे प्राणी इन जल की पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। प्रश्न अगर आ जाए कि मेढक अपने अंडा देने के लिए किस पौधे का प्रयोग करता है, तो बोलेंगे ब्रोमिलॉइड पौधे का प्रयोग करता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं वर्षा वन के निवासी। अब यहाँ पर निवास कौन कौन से लोग करते हैं, तो आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हमने जाना कि सर ब्रोमिलॉइड क्या होता है, तो हमने बोला सर ब्रोमिलॉइड एक परजीवी पौधा है जो क्या करता है, उसमें पानी संग्रहण करने की क्षमता होती है। उसमें बिना ऊर्जा और बिना उष्मा के, बिना सूर्य के प्रकाश के उगने की भी क्षमता होती है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा सर, तो हमने सर ये बात को पढ़ा कि ब्रोमिलॉइड क्या होता है, तो मेढक जो होता है अपना अंडा ब्रोमिलॉइड पौधे पर प्रदान करता है, उसके पॉकेट में अपना अंडा संग्रहण करता है। वर्षा वन के निवासी क्या होते हैं, तो कहते हैं वर्षा वन के लोग जो होते हैं छोटे से क्षेत्र में, किसी छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए, छोटे से क्षेत्र में रहते हैं, वृक्षों को काटकर रहते हैं और अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यानी जितनी उनकी जरूरत है उसी के हिसाब से वो जंगल को थोड़ा क्लियर करते हैं, उसे साफ करते हैं और उसी वहां पर क्या करते हैं, अपना भोजन को उगाने में मदद करते हैं। बात करते हैं कि सर यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं। जो पुरुष वर्ग होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पुरुष वर्ग करता है, शिकार करता है, खेती करता है, मछली मार कर लाता है, क्योंकि पहले के लोग इसी तरह से अपना जीवन यापन
करते थे। जबकि महिलाएं जो होती है वो फसलों का ध्यान रखती है। जबकि क्या करते हैं, जो बाहरी काम होते हैं वो पुरुष वर्ग करते हैं, जैसे हो गया मारपीट करना, शिकार करना, मछली पकड़ना, ये सब बाहर के कार्य हो गए। लेकिन घर में रह करके जिस स्थान पर हम रहे उसी स्थान पर हम क्योंकि जंगल को काटकर हम भोजन निर्माण के लिए वहां पर फसल उत्पादन कर रहे हैं, तो फसलों की देख रेख आज भी घर में माताएं बहनें जो होती है फसलों की देख रेख के लिए अपनी माताएं बहनें वहां पर प्रयोग उपस्थित होती हैं। लेकिन कहता है कि मुख्यतः टोपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं। और ये लोग कौन से फसल उगाते हैं, तो कहते हैं सर टोपियोका हो गया, अनानास हो गया, शकरकंद वगैरह हो गया। शकरकंद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट्स है ना, फ्रूट है, आप ठंडी के टाइम पे ही उगती है और खाना चाहिए, है ना। कैल्शियम वगैरह भरपूर प्रचुर मात्रा में होता है ना। महंगी फल से ज्यादा है, सस्ती फलों का उपयोग करिए। कहता है क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। जैसे कोई मछली के लिए तो निश्चित तो नहीं कि मछली पकड़ा ही जाएगा, शिकार मिल ही जाएगा तब तो हम लोग भोजन पाएंगे। लेकिन शकरकंद, अनानास, टोपियोका वगैरह है, उगाने के बाद कुछ समय तक ये बहुत समय तक चलते रहता है। अगर हमने कुछ खेतों में हमने रोप दिया है, उसे गाड़ दिया है, उसे उगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में बहुत हमें उत्पादन देते हैं। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जी अपने परिवार का भरण पोषण करती है। कहते हैं ये क्या करते हैं, तो वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। आ गया, जिस मुद्दे पे हम लोग चलना चाह रहे थे वो मुद्दा आ गया, तो बीच की सारी बातें यहां पर से क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, चलिए ओके, है ना। आइए, तो हमने क्या सीखा, मैं जिस बिंदु को चर्चा कर रहा हूं ये मैं आप लोग जब इसे जब रिवीजन करना तो सिर्फ इतना ही, जहां मैं इसे मैं हाईलाइट करता हूं उसी बिंदु को खासतौर पर पढ़ने वक्त मदद करना। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं कौन, जो लोग जंगल में रहते हैं, है ना। जो लोग जंगल में रहते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, तो बोलेंगे कर्तन एवं दहन कृषि का प्रयोग करते हैं, और आज भी कुछ लोग इसका प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार, अगर बात करें कि मुख्य आहार क्या है, तो बोलेंगे सर मिनयोक इनका मुख्य आहार है। कौन, तो जो लोग जंगल में रहते हैं, है ना। जो लोग छोटे से मतलब लोग जो छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काट कर रह रहे हैं, यानी जो लोग जंगल में रह रहे हैं, उनके मुख्य फसल की अगर बात करें, मुख्य आहार के लोग मुख्य रूप से क्या खाते हैं, तो बोलेंगे मेनियोक यहाँ का मुख्य आहार है। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत का मुख्य आहार क्या है, सिंपल सी बात है, मुख्य आहार क्या, भारत के लोग सबसे अधिक क्या खाते हैं, तो बोलेंगे चावल यहाँ के लोग सबसे अधिक खाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ के लोग जो जंगल में रह रहे हैं उसी उसका मुख्य आहार क्या है, तो बोलेंगे सर मेनियोक यहाँ का मुख्य आहार है, जिसे जिसे कसावा, ध्यान देना, जिसे कसावा भी कहते हैं। और मिनियोग को हम क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर मिनियोग को हम कसावा कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो कसावा कहते हैं। और कहता है यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। यानी ये किसकी तरह है, तो बोलेंगे सर ये बिल्कुल यह आलू की तरह है। क्या है, तो आलू जिस प्रकार से इसका उत्पादन होता है उसी प्रकार से आलू की तरह ये जमीन में उत्पादन होता है। ठीक है, कहता है आगे कि सर बात करें ये चींटियों की रानी, ध्यान देना, चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। यानी ये जो चींटियां होते हैं, छोटी छोटी जो चींटियां होती हैं, उसे भी लोग ये मारकर खाते हैं, उनके जो अंडे होते हैं ना उनको भी ये लोग खाते हैं। और आगे कहता है, विचार करते हुए देखेंगे, कहता है क्या, कॉफी, मक्का, कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। जंगल में लोग क्या कर रहे हैं, तो कॉफी का उत्पादन कर रहे हैं, मक्का का उत्पादन कर रहे हैं, कोको का उत्पादन कर रहे हैं। और ये सब कैसे फसल हैं, तो बोलेंगे सर नगदी फसल। अभी हाल ही के बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, 70th बीपीएससी का, तो वहां पर जो प्रश्न अगर आपने देखा होगा तो वहां पर एक प्रश्न आया हुआ था कि कपास कैसा फसल है ना, जायद फसल है ना, नगदी फसल है ना, अगहनी फसल, मतलब इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ था जो फसल होते हैं ना। तो वहां पर अभी आप लोग देख रहे हो क्या लिखा हुआ है कि कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल है। यानी कैसे फसल है, तो बोलेंगे सर नगदी फसल है। क्लियर, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है घुरा फिरा के, वो अपने स्टैंडर्ड से पूछते हैं, उस तरह से लेवल बनाकर पूछेंगे। लेकिन एग्जाम में जब बुक पढ़ते हो तो इस तरह से लाइन ही लिखा रहता है, तो आपको अंडरस्टूड करना पड़ता है, बातों को समझनी पड़ती है कि कॉफी, मक्का, कोको कैसी फसल, तो बोले नगदी फसल, इसे तत्काल हम बेचकर और अपना धन दौलत रुपया कमा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। जो वन होते हैं, जो वर्षावन होता है यानी जहाँ पे बारिश अत्यधिक मात्रा में होती है वे वन होते हैं, तो उन वनों में लकड़ी जो है मजबूत लकड़ी आती है, लंबी लंबी लकड़ियां प्राप्त होती है। कहाँ, जहाँ पर वर्षा लगातार और बहुत मात्रा में होती है। कहता है क्या, कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। कहते हैं कुछ जो परिवार होते हैं
वो मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर में घरों में रहते, मतलब कुछ लोग जंगल में छप्पर के रूप में बनाकर रहते हैं, इसमें बहुत छोटी सी बात है। जबकि कहते हैं, जबकि कुछ लोग जो होते हैं वो मलोका, ध्यान देना, कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। यानी उनकी छत देखो तो उनकी छत इस प्रकार से होती है ना। और लेकिन जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना, जो मधुमक्खी मतलब छत्ते की मतलब इस आकार से अपना घर बना करके रहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो तीक्ष्ण यानी तीर से एकदम पूरी तरह से इस तरह से कर्व लाइन बनी होती है, उस तरह के मकान में रहते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो जैसे पहले बहुत पुराने जमाने में अगर बात करें, है ना, तो ऐसे वाले जो घर मैंने आपको बताया था, ऐसा वाला, ठीक है, तो ऐसा वाला जो घर था वो बहुत अमीर आदमी लोग बनाते थे, है ना, और ये सब झुग्गी झोपड़ी टाइप के गरीब लोग बनाया करते थे, ठीक है। आइए थोड़ी सी कर्तन और दहन कृषि के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। कहता है कर्तन एवं दहन जो पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, इसको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं, साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। देखिए होता क्या है कि जिस जंगल है, जंगल को काटा तो उतना हटा पाना संभव नहीं है, पराली वगैरह सब कुछ हटा पाना संभव नहीं, तो आग लगा दिया, तो आग लगा दी तो पूरी तरह से आग लगा तो पूरी तरह से सिमट जाता है, और फिर उसमें जुताई वगैरह करता है तो फिर मिक्स हो जाता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। लेकिन अगर आप पराली बार बार जलाओगे, जैसे पंजाब हरियाणा, है ना, उत्तर प्रदेश में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, तो खासकर पंजाब और हरियाणा दो ऐसे क्षेत्र हमारे राज्य में खासतौर पर आते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि पराली अत्यधिक मात्रा में जलाई जाती है, जब जैसे आपका जब कौन सा सीजन चलता है ना, धान का, जब धान कटता है तो वहाँ के लोग सिर्फ फसल काट कर यूज मिलाते हैं, लेकिन बाकी को क्या करते हैं, आग लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ का पॉल्यूशन, पंजाब का और हरियाणा का पॉल्यूशन उड़ करके कहाँ, क्योंकि हवा में मिल गया ना, तो हवा कहाँ जाएगा, तो जहाँ तक जाएगा वहाँ तक जाएगा, तो अन्य अन्य जगहों पर प्रदूषण बढ़ाने का कारण बनते हैं। और सबसे अधिक प्रदूषण ये बढ़ाने का काम करते हैं अपने पड़ोसी राज्य यानी दिल्ली में बढ़ाने का काम करते हैं, जहां पर लोग अपने एक दिन के प्रतिदिन के हिसाब से 27 सिगरेट पीने का कार्य करते हैं। मतलब बिना किसी वजह के कोई लोग है, जो छोटा बच्चा भी 27 सिगरेट फूंक ले रहा है। घर में यहाँ तक इतनी पॉल्यूशन है कि घर में वो लोग मास्क लगाकर पहन रहे, फिर भी कोई इससे असर होने वाला नहीं है। तो जिसका कारण क्या है, पराली है। और पराली जलाने की जो परंपरा है, ये नहीं बहुत पुरानी परंपरा, हालांकि तो मतलब मैं कह रहा हूँ कर्तन और दहन वाली कृषि है, लेकिन वो लोग भी उस तरह से प्रयोग करते हैं बार बार, क्या, तो क्योंकि समय का बचत होगा और गेहूं की खेती हमें जल्दी लगानी है, जिसके कारण वो जल्दी जल्दी उसे पराली को जलाते हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर साफ साफ बुक में लिखा रहता है क्या, कि जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्व का अभाव होता है। यानी आपकी मिट्टी में जितना उत्पादन क्षमता है वर्तमान में, उससे क्या होती जाएगी, धीरे धीरे उत्पादन क्षमता कम होती जाएगी। इससे बढ़िया है कि हम थोड़ा समय देकर उसे काटकर हटा लेंगे, हम जलाने का काम नहीं करेंगे। इसीलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है, तब लोग इस भूमि को, टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना सुंदर बात को कह रहा है क्या, कि आप जलाइए, है ना, तो जलाने से क्या होगा, आपकी भूमि की उर्वरता कम हो जाएगी। लेकिन ये लोग जब करते थे, जब कर्तन कृषि में बात कर रहा हूँ, है ना, कर्तन दहन कृषि की, तो जब कर्तन और दहन कृषि जब होती थी तो आग लगाकर पेड़ मतलब फसल को मतलब नष्ट कर दिया जाता था, तो वहां पर छोड़कर फिर दूसरे, क्योंकि वहां पर उत्पादन कम गया तो वहां पर छोड़ देते थे, और छोड़ने के बाद फिर दूसरे प्लेस पे जाते थे। उनको भी पता था, जो अनपढ़ थे, गंवार थे उस टाइम के, है ना, जो अनपढ़ लोग थे उन्हें भी पता था, है ना, कि भाई साहब एक बार से, दो बार से ज़्यादा तीसरा वाली फसल नहीं देगा, अगर बार बार हम इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। और हमारे शिक्षित समाज वर्ग में ऐसी परंपरा बनी हुई अभी तक है। कहता अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। अमेजन बेसिन में जो लोग रह रहे हैं, जैसे हो गया पेरू वाले क्षेत्र में, हो गया वेनेजुएला, हो गया ब्राजील, हो गया, है ना, ये सब वाले जो क्षेत्र हो गया, धीरे धीरे अमेजन बेसिन के क्षेत्र क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं। कह रहा पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, है ना, अगर हमें नदी अंदर जाना था तो एकमात्र उपाय था कि हम नदी के रास्ते ही जा सकते हैं। लेकिन बात करते हैं 1970s में, अगर बात करें 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। तो प्रश्न आएगा कि ट्रांस अमेजन महामार्ग कब बना, तो बोलेंगे 1970 यानी
1870 में ये बनकर तैयार हो गया था। आगे कहता है अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां के मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते थे, है ना। चलिए इंपॉर्टेंट इतना बस, और ये बस इंपॉर्टेंट बात यह है, कहता है वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाती है। कहता है क्या, मिट्टी जब वर्षा होती है, अत्यधिक जब वर्षा होती है तो अत्यधिक वर्षा के कारण ऊपर की मिट्टी, ऊपर की परत की जो होती है, ऊपर की परत होती है वो बह जाती है वर्षा के कारण, और एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। और सघन जो वन होता है वो बंजर भूमि में बदल जाता है। ये किसके कारण, तो बोलेंगे सर वर्षा के कारण ऐसी परिस्थिति पैदा होती है। ठीक है, अगर बात करें तो वनों का क्रमिक विकास किस प्रकार से हो रहा था, यहाँ पर हम लोग इसको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा क्या था, जंगल था, है ना, वन था। अब यहाँ पे देख सकते आप कि यहाँ पे कितने पेड़ हैं, तो लोगों ने क्या किया, पेड़ को काटना प्रारंभ किया। और जब पेड़ को काटा तो पहले देखिए, पहले वन था, है ना, पहला स्टेज में ये वन है, और स्टेज 2 में क्या होता है, ये वन को काट कर यहाँ पर कोई घर बना रहा है, कोई खेती कर रहा है ना, तो इस तरह से हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, वनों की कटाई होती आ रही है, लोग यहाँ पर बसते जा रहे हैं, है ना, और लोग अपने भोजन का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर खेती करना प्रारंभ कर दिए, बसाव हो रहा है, अत्यधिक जनसंख्या बढ़ रही है, खाना पान बढ़ रहा है, लेकिन पेड़ जो है सिमट गया है। तो पहले पेड़ इतना था, अब थोड़ा धीरे धीरे क्या होता है, तो पेड़ों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। और जिसके जिम्मेदार कौन है, तो बोलेंगे सर जिसका जिम्मेदार मनुष्य स्वयं है। और एक दिन मनुष्य स्वयं का मृत्यु करता, यानी बोलेगा मृत्युदाता स्वयं का, मृत्युदाता कौन बनेगा, तो मनुष्य स्वयं का मृत्युदाता बनने के लिए तैयार हो रहा है। इसी तरह से एक और बेसिन का नाम है जिसका नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन है ना। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या था सर, अमेजन में जो जीवन है उसका किस प्रकार से निर्वहन हो रहा है। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वहां पर जीवन किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आइए, कहता है गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। तो पहली बात क्लियर हो गया कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण कौन करेगा, तो बोलेंगे सर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनता है। दोनों के निर्माण मतलब दोनों के मिलने से बनता है। ठीक है, चलिए चित्र 8.8 में देख सकते हैं, यानी 8.8 कहाँ है, चलिए ये हमारा 8.8 है ना। यहां से इधर से आपको ब्रह्मपुत्र देखने को मिलेगी, है ना। ये क्या हमको देखने को मिलेगा, तो ब्रह्मपुत्र नदी हमें देखने को मिलेगा। और जो क्या, यहां से हमारी गंगा मैया हो गई, यानी ये क्या हो गया, हमारा गंगा हो गया। और आगे जाकर मिलके हुए फिर मेघना बनाएगी, है ना। चलिए आगे, ओह कहाँ चले गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, कहता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती है। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ नदियां सहायक नदियों को ढूंढें। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आइए बात करते हैं। कहता है क्या सर, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन उपोष्ण कटिबंध में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में स्थित है। अगर पूछ दिया जाए कि गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है वो कहाँ पर स्थित, बोलेंगे सर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। तो क्या बोलेंगे सर, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में कौन सी है, तो बोलेंगे सर उपोष्ण कटिबंध है। और गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन जो है वो उपोष्ण कटिबंध का ही एक उदाहरण माना जाता है। आगे कहेंगे सर गंगा की सहायक नदी कौन है, तो बोलेंगे सर गंगा की सहायक नदी हो जाएगा घघरा, है ना, घाघर, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ये सारी की सारी क्या है, तो बोलेंगे सर गंगा की सहायक नदियां हैं। कौन कौन, बोलेंगे सर सोन, है ना, घाघरा, चंबल, गंडक, कोसी, ये सब किसकी, तो बोलेंगे सर सोन की सहायक नदियों में शामिल है। थोड़ी सी अगर बात करें तो कहता है क्या सर, ब्रह्मपुत्र नदी विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नाम का, अरे ये तो पता लगाना है, अच्छा ठीक है रहने दीजिए, है ना। जैसे अगर बात करते हैं
अगर बात करते हैं, अगर हम जैसे बात करेंगे सर, अगर बात करेंगे सर गंगा को यहाँ पर क्या कहते हैं, बांग्लादेश में क्या होता है ना, चलिए उसी तरह से अलग अलग जगहों पर चलिए तो अलग अलग स्थानों पर गंगा हो चाहे ब्रह्मपुत्र हो, अलग अलग स्थानों पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए वही अगर बांग्लादेश में चली जाएगी तो गंगा को क्या बोलते हैं, सब लोग लिखेंगे गंगा को क्या बोलेंगे, सब बोलेंगे सर मेघना कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर क्या, तो बोलेंगे सर मेघना का निर्माण करती है। चलिए आगे थोड़ा कहता है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा, किसका, सुंदरवन डेल्टा से इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। कहता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात, गिरी का मतलब पर्वत, पात का मतलब पैर, यानी पर्वत के नीचे यानी पर्वत का जो स्थल जहां पर टच होता है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। यानी गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है इसकी पहली विशेषता ये हो गई। ठीक है, दूसरी की पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात, ये इसकी क्या है, दूसरी विशेषता मिल जाती है। और सुंदरवन का डेल्टा ये इसकी तीसरी विशेषता, किसकी, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के तीन खास रूप से विशेषता को बताया गया है। तीसरी अगली बात करता है क्या, मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। किसकी, तो मैदानी क्षेत्र में जब जाएगी तो अनेक चाप झील पाया जाता है। किसका, तो बोलेंगे सर चाप झील पाया जाता है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है। अगर पूछ दिया जाए कि यहाँ की जलवायु यानी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु कैसी है, तो बोलेंगे सर गंगा ब्रह्मपुत्र जलवायु की बेसिन मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु होती है, यानी मानसून के अकॉर्डिंग यहाँ के जलवायु में परिवर्तन होते रहता है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर की अगर बात करें, मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। यानी जून से लेकर के सितंबर तक हम लोग की यानी गंगा ब्रह्मपुत्र की जो बेसिन है वहां पर क्या होती है, तो वहां पर वर्षा ऋतु का आगमन होता है, वर्षा ऋतु स्थित होते हैं। वहीं अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की, अगर बात करें कि ग्रीष्म ऋतु का क्या हाल, तो बोलेंगे सर ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडी होती है। ठीक है, मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर तक क्या होगा, तो वर्षा होगा। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंडी होती है। ये जानने वाली कोई बात तो अलग से है नहीं। ठीक है, चलिए बेसिन क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। जैसे कहता है कि जनसंख्या के वितरण में, अगर जनसंख्या वितरण यानी जनसंख्या को अलग अलग भागों में देखा जाएगा तो वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका भी होती है ना, कि जैसे भारत की अगर बात करें जनसंख्या इतनी क्यों बढ़ रही है तेजी से, उसके पीछे पर्यावरण का भी जिम्मेदार होता है ना, जलवायु भी उसके लिए जिम्मेदार है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ जनसंख्या बढ़ने में सिर्फ मनुष्यों के योगदान के साथ साथ आपको खान पान, उसके अलावा वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का जलवायु कैसी है, उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे कहता है क्या, तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बेसिन के लिए प्रतिकूल है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बेसिन के लिए प्रतिकूल यानी उल्टा है, अनुकूल नहीं, क्या है, प्रतिकूल है। किसके लिए, तो तीव्र ढाल वाले जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, तो कहता है बसने के लिए क्या है वो, यानी अगर आपको बसना है तो तीव्र ढाल यानी जो ढाल एकदम ऐसे पर्वत पे उस पे आप नहीं बस सकते हैं, वहां पर नहीं बस सकते। तो कहाँ पे, तो स्थल पे ही बसते हैं। तो कहाँ पे, कौन से स्थल, तो जो समतल लोग होते हैं, जैसे मान लिया आपको पहाड़ पर बसना है तो पहाड़ भी वैसे ही खोजो जहां पर समतल हो, है ना। फिर आप खाने के लिए कहाँ जाओगे, जमीन पे आके नीचे काम को आपको काम करना पड़ेगा, तो खेती करके आओगे, थके हारे रहोगे, फिर पर्वत पे चढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए कहता है क्या, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। वही अगर बात करें कि मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। अगर आपको प्रवास करना है तो उसके लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, आपको बसना है, वहां रहना है तो मैदान पे ही रहना पड़ेगा, पर्वत पे बहुत कम, नहीं के बराबर लोग वहां पर निवास करते हैं। अतः कहता है क्या, अतः यहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। किसकी तुलना में, तो पर्वतीय प्रदेश की तुलना में, पर्वतीय प्रदेश की तुलना में आपको मैदानी क्षेत्र में घनत्व का समझ में आता है। जैसे मान लीजिए एक कमरा में एक लोग रह रहा है तो उसका घनत्व कम है, लेकिन अगर एक कमरा में 75 लोग रह रहा है तो उसका घनत्व क्या हो गया, अधिक हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ की मिट्टी कैसी होती है, तो बोलेंगे सर मिट्टी उपजाऊ। मिट्टी कैसी होगी, तो बोलेंगे सर मिट्टी उपजाऊ होती है। कहता है जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, यहाँ के लोग, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है।
मुख्य व्यवसाय क्या होगा? तो कृषि होगा। कहाँ? तो जहां पर भूमि समतल होती है, तो समतल भूमि पर, समतल भूमि जहां उपलब्ध है तो उसके लिए मुख्य व्यवसाय क्या होगा? तो निश्चित तौर पे कृषि होगा। क्या होगा? कृषि होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें कहता है धान यहाँ का मुख्य फसल है। धान बोले तो चावल। भारत का मुख्य फसल मैंने अभी जस्ट बताया था कि भारत के लोग सबसे अधिक क्या खाना पसंद करते हैं? तो सबसे अधिक चावल खाना अधिक पसंद करते हैं। कहाँ के लोग? तो भारत के लोग सबसे अधिक चावल खाना पसंद करते हैं। कहता है कि चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहां अधिक वर्षा होती है, और अगर अधिक वर्षा नहीं तो फिर पर्याप्त मात्रा में बिजली उत्पादन होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा देखिएगा। कहता है जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? इसके माध्यम से समझते हैं। कहता है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या ही क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अगर हम इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ लें तो हमारे लिए और उत्तम होगा। उदाहरण के रूप में जैसे उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 है तथा बिहार का 1102 है। अब कहता है क्या? जिससे अगर बात करें यानी 1 वर्ग किलोमीटर में उत्तराखंड में कितने लोग रह रहे हैं? तो मात्र 189 लोग रह रहे हैं। कितना? 189 लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं 1 वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के रेंज में जाओ तो वहां पर आपको मात्र 189 लोग मिलेंगे, है ना। रहने के लिए। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में चले जाओ तो ठीक इसके कई गुना, तो 1029 लोग प्राप्त होंगे। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा क्या है, बिहार का स्थिति खराब है कि यहाँ 1102 लोग मिल जाएंगे 1 किलोमीटर में रहने के लिए मंजूर है, क्या उसको मजबूर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है यहाँ उगाई जाने वाली अन्य अन्य फसलों की अगर बात करें तो गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा यहाँ के मुख्य फसलों में, अन्य फसलों में गिनती होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें बात करें, कहता है गन्ना एवं जूट जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती है। यानी गन्ना और जूट कैसी फसलें हो गई? तो नगदी फसलें हो गई। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि सर कपास, कोको और कॉफी ये क्या है? तो बोलेंगे सर ये हमारे क्या है? तो नगदी फसल में आते हैं। हमने 2 और वर्ड को ऐड कर लिया जिसका नाम है सर गन्ना और जूट। ये कैसे हैं? तो बोलेंगे सर ये नगदी फसल के उदाहरण हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। यानी सबसे अधिक अगर आपको चाय देखना है तो कहाँ देखने को मिलेगा? तो बोलेंगे सर पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग के क्षेत्र में मिल जाएगा और असम के क्षेत्र में मिल जाएगा। कहता आगे कि सर बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। ये मैंने देखा था, कुछ शायद वीडियो वगैरह देखा था। सिल्क उत्पादन में कुछ कीड़े का निर्माण अलग अलग तरीके से ये लोग करते हैं। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। जो हल्का हल्का ढलान होता है ना, इस प्रकार जो ढलान होता है, और वहाँ पे जैसे थोड़ा दूर जाओ फिर आपको थोड़ा फैलाक मिलेगा, फिर थोड़ा कुछ मिलेगा। इस तरह की जो खेती होती है वहाँ पर क्या वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाए, मतलब अलग अलग आकृति, अलग अलग जैसे भूमि है, अलग अलग भूमि है तो अलग अलग वहाँ पर फसलों का निर्माण मतलब उत्पादन होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साख, पीपल एवं साथ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं, है ना। तो कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो बोलते हैं कि सर इनका जो उत्पादन होता है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में, तो सागवान मिल जाएगा, सखुआ का लकड़ी मिल जाएगा आपको, पीपल का वृक्ष मिल जाएगा। के साथ साथ इतना ही नहीं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष या पौधे का भी यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस, जो ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र है उसमें घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। यानी घने घने बांस के झुरमुट वहां पर पाए जाते हैं। कहां पर? तो बोलेंगे सर ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में। प्रश्न आएगा घने बांस के घने झुरमुट कहां पाए जाते हैं? तो बोलेंगे सर कहां? तो बोलेंगे सर ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में पाए जाते
हैं। लेकिन वहीं अगर हम हल्के सी और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कहता है सर डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ। एग्जाम में भी हाल ही के प्रश्न में हाल ही के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ था कि मैंग्रोव वन कहाँ, तो बोलेंगे सर डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाया जाता है। कहाँ पर, तो सर डेल्टा के क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाया जाता है, जिसका कहता है सर उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसी शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो कहेंगे सर चीड़, देवदार और फर ये कैसे पेड़ हैं, तो बोलेंगे सर शंकुधारी वृक्ष में इनकी गिनती होती है। किसकी, तो बोलेंगे सर चीड़, देवदार और फर जैसे चलिए, तो कहते हैं सर वेदिकाओं का निर्माण क्या होता है, तो बोलेंगे खड़ी ढलान पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो, है ना। चलिए, इसीलिए क्या कहता है ढलान का प्रयोग किया था। तो वेदिकाओं का निर्माण हमने बता दिया कि किस प्रकार से होता है। हमने जान लिया कि उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी वृक्ष का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे कहता है कि बेसिन में अलग प्रकार की वन्यजीव पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की वन्यजीव वहां पर हमें देखने को मिलता है। जैसे हो गया इसमें हाथी, बाघ, हिरन, है ना, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले वहां पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए कहता है आगे कि डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर हमें देखने को मिलेगा, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। तो डेल्टा के क्षेत्र में क्या मिलेंगे, तो बंगाल टाइगर हमें वहां पर देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें कि सर एक सिंग वाला गैंडा की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्रा के मैदान में पाया जाता है। कहाँ, तो एक सिंग वाला गैंडा सर ब्रह्मपुत्रा के मैदान में हमें एक सिंग वाला गैंडा देखने को मिलता है ना, एक सिंग वाला गैंडा। आगे कहता है सर नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ, तो ब्रह्मपुत्रा के बेसिन में। ठीक है, मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार होता है। अगर पूछ दे ब्रह्मपुत्रा नदी के बेसिन में या ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर जो लोग रहते हैं वे लोग मुख्य रूप से किसका आहार लेते हैं, तो बोलेंगे सर वे लोग मुख्य रूप से चावल और मछली का आहार लेना पसंद करते हैं। इसलिए जब आप जाओगे पश्चिम बंगाल में जाओगे तो वहाँ पर लोग मछली खूब खाते हैं। मछली और चावल बहुत प्रचलन में रहता है। ठीक है, कहाँ, तो आपको बंगाल में देखने को मिल जाएगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इसे स्थानीय भाषा में सुसु या फिर अंधी डॉल्फिन कहा जाता है ना। अलवण जल यानी वहां का लवण जल जो है वो खारा बिल्कुल भी नहीं है, अलवण है। ठीक है, कहता है सुसु की उपस्थिति यानी डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। अगर कोई डॉल्फिन वहां पर उपस्थित है इसका मतलब जल वहां पर साफ है, क्योंकि कभी भी डॉल्फिन जो है गंदे पानी में रहना पसंद नहीं करती है, खारे पानी में रहना पसंद नहीं करती है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। तो ये सब जो डॉल्फिन जो होते हैं वो मुख्य रूप से हमेशा जब भी इनका बसाव होगा तो हमेशा याद रखिएगा, है ना, हमेशा याद रखिएगा उनका बसाव हमेशा शुद्ध जल में होता है, वो कभी गंदे जल में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो जाकर यमुना जी में डालकर देखो कि अगर वो रह पाते हैं तो समझेंगे यमुना जी साफ है, नहीं तो फिर गंदी है, क्योंकि ये जीव है, इसके कोई सिखा नहीं सकता है। ये गंगा नदी के तट पर वाराणसी का सीन आप लोग देख सकते हैं। अभी तो खैर बहुत पुराने सीन है, दृश्य है। अगर आप नया वाला दृश्य देखेंगे तो चकाचौंध रह जाएंगे, है ना। हालांकि मैंने भी हाल ही में नहीं देखा हो। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र में मैदान में कई बड़े शहर और कस्बे स्थित हैं, जैसे इलाहाबाद हो गया, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। एग्जाम में प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो यहाँ पर कुछ बातों का लिखा हुआ है। जैसे आप हो गया इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, प्रयागराज हो गया। ठीक है, तो प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना, कलकत्ता, ये सब क्या है, तो गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे कहता है क्या,
बेसिन में यातायात की सुविधा तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं क्या, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में अगर आपको यात्रा करना है तो वहां पर 4 मार्ग आपके लिए उपस्थित हैं। कौन सा? तो पहला कहा था क्या, मैदानी इलाकों में के लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं। तो 2 मार्ग हम लोग को पहले मिल गया, एक हमारा हो गया सड़क और दूसरा हो गया हमारा रेल मार्ग हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी के तटीय क्षेत्र में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम होता है, लेकिन कहता है क्या, कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में बड़े हवाई जहाज पतन भी स्थित हैं। यानी यहाँ पर आपको देखा जाए तो आप सड़क से जा सकते हैं, रेल से जा सकते हैं, जल से जा सकते हैं, और कलकत्ता में एक बड़ा आपको कलकत्ता का पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर? तो कलकत्ता में देखने को मिल जाएगा। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पर जो इसमें स्टार लगा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था, कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। किसका? तो बोलेंगे सर नमामि गंगे की शुरुआत की गई थी। आगे बात करते हैं क्या, कि पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। लोग यहाँ पर घूमने के मकसद से, घूमने के उद्देश्य से भी इसकी यात्रा करते हैं। ठीक है, चलिए। कहता है आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, अभ्यारण्य वन, तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। अब यहाँ पर कुछ बिंदुओं पे चर्चा हुई, हम उसे फिर से पॉइंट आउट करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, हमने पहली बात क्या कि ताजमहल कहाँ स्थित, तो बोलेंगे सर यमुना नदी के तट पर ताजमहल स्थित है। इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम होता है, जिसे प्रयागराज कहते हैं। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप हमें देखने को मिलता है। लखनऊ का इमामबाड़ा प्रचलित है। ठीक है, और असम का काजीरंगा, एग्जाम में पूछता है कि काजीरंगा उद्यान कहाँ है, तो बोलेंगे सर काजीरंगा उद्यान असम में पाया जाता है। उसी प्रकार से मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है, एवं मानस वन्यजीव अभ्यारण्य हमें देखने को मिलता है। तथा अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति के इसके कई दर्शनीय स्थल हमें देखने को मिलता है। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। तो कितना? 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। जहां मैं पॉइंट आउट किया हूं उस बिंदु को खास तौर पे आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें, है ना, तो ये आपके लिए क्या है, तो मुख्य रूप से आपके लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, जिसे आप पढ़ेंगे और पढ़कर बनाने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका उत्तर, है ना, कहाँ देंगे, तो सर आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट में देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए कहाँ देंगे, तो सर कमेंट में देने का प्रयास करेंगे, है ना। हमने अभी सभी बात की, कोलकाता की बात की, देवदार और फर किसके प्रकार की लकड़ी है ना। बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है, पर्वत डेल्टा क्षेत्र में मिलता है। देवदार शंकु कहाँ मिलेगा, सॉरी देवदार और फर की जो वृक्ष हैं कहाँ मिलेंगे, तो सर शंकुधारी है, कोलकाता जो है हुगली होगी। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं हमने आपको पहले यहाँ पर हमने पढ़ा दिया है, और आप सभी लोग इसका उत्तर क्या करेंगे, तो सर इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट में देने का प्रयास करेंगे। और जो लोग कमेंट में इसका उत्तर देते हैं, मुझे बड़ा आनंद आता है कि हाँ आप सच में पढ़ाई किए हैं। और अगर कोई ऐसा लगे कि सर कुछ प्रश्न नहीं बन रहा है, तो आप क्या करिए, वहीं पर आप क्वेश्चन नंबर लिखिए, कि क्वेश्चन नंबर मान लिए कि हमसे घ नहीं बना, तो लिखेंगे सर क्वेश्चन नंबर 2 का घ लिख दीजिए सर नहीं समझे। क्या लिखना है सर? नहीं समझे। ठीक है, या तो मैं आपको कमेंट में उत्तर दे दूंगा, है ना, या तो मैं आपको कमेंट में उत्तर दूंगा, और फिर भी अगर दिक्कत हुआ तो मैं आपको प्रॉपर इसको मैं समझा दूंगा एनसीईआरटी से कट करके। ठीक है, चलिए तो ये हमारा आज का उद्देश्य था। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 9 और लास्ट चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, और बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है, ओके, सभी को थैंक यू, सभी को धन्यवाद। रेगिस्तान के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में, और इसके उपरांत सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लास 8 शुरू होने वाला है, और फिर क्लास 8 बहुत जल्द हम लोग समाप्त करके क्लास 9
10th में हम लोग बहुत जल्द एंट्री करने वाले हैं। और जो लोग भी जिस किसी का तैयारी करते हैं 7th अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8, 9, 10, ठीक है, जो जिसको मैट्रिक इंटर लेवल तक निकालना है वो इतना पढ़ो, ठीक है। और जिसको लगता है कि मुझे ज्योग्राफी में कोई पेड कोर्स पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, तो वो लोग 11 और 12 इन दोनों को पढ़ सकते हैं। जो लोग को लगता है कि मैं टेम्पररी कुछ एग्जाम्स को, जैसे टीचर वाले एग्जाम हो गए है ना, सीटेट वाले हो गए, एसटेट वाले हो गए है ना, तो ये सब एग्जाम को पढ़ करके निकालना चाहते हैं, दरोगा वगैरह हो गया हल्का फल्का वाला है ना, तो ये सब उसके लिए पर्याप्त है, बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और हाँ, ये सब बहुत बढ़िया पर्याप्त है, मैं बोल रहा हूँ पर्याप्त है। लेकिन अगर आपको बढ़िया लेवल का एग्जाम निकालना, जैसे सचिवालय वगैरह हो गया ना, पीसीएस वगैरह हो गया, तो आपको और किसी भी तरह के ज्योग्राफी इतना पढ़ने के बावजूद भी आपको ज्योग्राफी बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, है ना, जो एडवांस लेवल की चीजें होगी। तो उसे अगर आपको 11-12 पढ़ते हो तो निश्चित तौर पे आपको 8, 9, 10 तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक के लिए है ना। और 11-12 पढ़ लिए तो फिर पूरा ज्योग्राफी फिनिश, खत्म, फिर कुछ पढ़ने के लिए बच ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बहुत जल्द 8वीं क्लास में प्रवेश करने वाले हैं। तो जो लोग भी जुड़े हुए हैं तो अपने अपने दोस्तों को फटाफट इन्फॉर्मेशन दे देना कि बहुत जल्द अब 8वां क्लास नेक्स्ट क्लास से शुरू होने वाला है। अगले क्लास हम लोग इसको फिनिश करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लास 8 की शुरुआत करेंगे। ओके, सभी को थैंक यू, सभी को धन्यवाद। टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। थोड़ा सा इस बैच को बहुत सीरियस ढंग से मैं चला रहा हूँ, इसलिए ताकि हम लोग बेहतरीन प्रदर्शन के साथ हम लोग आगे बढ़ सके। इस बैच में सिर्फ मैं पढ़ाई के बारे में बात करता हूँ, उसके अलावा कोई दूसरी बातें लाग लपेट वाली नहीं होती, ठीक है। आप सभी लोग का उत्तर अनुरोध है कि आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट में जरूर देंगे, ठीक है। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उत्तर निश्चित तौर पे देना चाहिए, है ना, आंसर क्वेश्चन और 2, 3 इस तरह से देते चलिए, ठीक है। ओके, सभी को थैंक यू, सभी को धन्यवाद।